हेलो स्टूडेंट, मैं दयाशंकर आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल मशीन की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर में आइडियल ट्रांसफार्मर। और अगर कोई मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कर दे और लाइक कर दे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर। और एक चीज़ मैं बता दूं बच्चों, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि एसएससी का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। अगर किसी बच्चे ने मान लो एडमिट कार्ड आ गए थे, उस टाइम पे मान लो उसका टेक्निकल तैयार था, नॉन टेक तैयार नहीं था, उसने तैयारी छोड़ दी थी, तो मे बी अगस्त में पेपर होगा, मे बी। और आगे जा सकता है, अगस्त की संभावना मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन आगे भी जा सकता है। ठीक है, अगस्त से पहले मुझे नहीं लगता कि एसएससी जेई का पेपर होगा। कारण क्या है, एसएससी ने साफ तौर पे लिखा है कि जब भी अब कोई एग्जाम की नई डेट आएगी तो 1 महीना पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इसका मतलब एग्जाम मान लो अगस्त की कोई डेट को है तो 1 महीना पहले वो इन्फॉर्म करेंगे आपको। तो 1 महीना पहले इन्फॉर्म करेंगे तो 1 महीना तो वो हो गया। और जून का महीना आप मान के चलो कोरोना के चलते निकलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर तो आपको पता ही है सैलाब सा आया हुआ है ना। लोग अवेयर है नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और अवेयरनेस के चलते या माइग्रेंट के चलते या जो भी चीजें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बड़ा तेजी से बढ़ रहे हैं। शायद 1,35,000 के आसपास केसेस हो गए हैं, तो कम तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी कोशिश कर रहा है एसएससी भी कि एग्जाम करवाया जाए। तो मैं जहां तक कह रहा हूँ अगस्त में एग्जाम होगा, और हो सकता है कि अगस्त से आगे जाए। तो आपके पास 3 महीने हैं बच्चों, जून जुलाई अगस्त। तो 3 महीने में आप जीके को अच्छा तैयार करें, रीजनिंग हर दिन 1 घंटा पढ़े और टेक्निकल पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आप 3 महीने में अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दे सकते हो। ओके, तो चलते हैं भैया, स्टार्ट करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। देखो बच्चों, आइडियल ट्रांसफार्मर हम क्यों पढ़ते हैं, हालांकि इसका प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है। नाम से पता चल रहा है आइडियल। आइडियल वो होता है जिसका प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं हो। अब बात ये आती है कि सर प्रैक्टिकल यूज क्यों नहीं है और आइडियल ट्रांसफार्मर क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो बच्चों, आइडियल ट्रांसफार्मर इसलिए पढ़ा जाता है, आइडियल वो चीज होती है जो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, मैं तो ये चाहता हूं कि कोई भी वाइंडिंग रेजिस्टेंस लॉसेस ना हो, कि भाई वाइंडिंग में रेजिस्टेंस हो ही ना। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो I2R लॉसेस भी नहीं होंगे। करेक्ट है, इसका मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर में हम वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करते, क्योंकि मैं आइडियल ले रहा हूं ना। आइडियली मैं ये चाहता हूं लॉस ही ना हो। इसका मतलब वाइंडिंग रेजिस्टेंस होते हैं नेग्लिजिबल, इसलिए I2R लॉसेस जो वाइंडिंग के अंदर कॉपर लॉसेस होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे या नेग्लिजिबल होंगे। सेकेंड, कोर लॉसेस होने ही नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा मटेरियल तो इतना ज्यादा मैग्नेटिक हो कि कोर लॉसेस हो ही ना। मतलब बीएच लूप एकदम से यूं मान के चलो कि नैरो टाइप का हो, ना हिस्टेसिस लॉस हो ना एडी करंट लॉसेस हो। समझ रहे हो बात को। इसका मतलब कोरोना लॉस क्या होता है, होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल होता है। ऑल द फ्लक्स इज कन्फाइंड टू द मैग्नेटिक कोर। इसका मतलब ये है कि ये जो कोर है, इस कोर से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है, मतलब सारे का सारा फ्लक्स इसी से लिंक हो रहा है, इधर उधर लीक नहीं हो रहा है ना भाई। आइडियली तो मैं यही मानूंगा ना, मैंने जितना फ्लक्स दिया है सारे का सारा मेरा कोर में ही यूटिलाइज हो जाए, इधर उधर लीक ना हो। ठीक है, परमिएबिलिटी वेरी वेरी हाई। भाई परमिएबिलिटी हाई होती है, मतलब यूं मान के चलो कि सारे का सारा फ्लक्स यहाँ से लिंक हो रहा है, रिलेक्टेंस जीरो है और परमिएबिलिटी है वेरी हाई। बीएच कर्व क्या होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, ऑलमोस्ट लीनियर। और एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, 100%। अब एक बात बताओ, ये सारे जो केसेस हैं मैं आइडियल ट्रांसफार्मर में जो कंसीडर कर रहा हूं, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में बच्चों मैं ये वाली चीजें कंसीडर करके चलूंगा। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकली तो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी होगा, प्रैक्टिकली कॉपर लॉस भी होंगे, प्रैक्टिकली कोर लॉस भी होंगे, प्रैक्टिकली आपका फ्लक्स लीक भी होगा, प्रैक्टिकली परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा ही नहीं होगी, मतलब यूं कह दो कि 100% नहीं होगी।
और प्रैक्टिकली बच्चों आप जो मटेरियल होगे वो ऑलमोस्ट लीनियर आएगा, मतलब थोड़ा सा लीनियर से दूर ही रहेगा, आप यूं नहीं कह सकते इस टाइप का आएगा। और एफिशिएंसी भी 100% नहीं होगी। इसका मतलब बच्चों हम जब कंपेयर करते हैं, मान लो कि एफिशिएंसी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की आपको पता है 95 96 रहती है, तो आप कंपेयर करते हो आइडियल से, तो आइडियल ट्रांसफार्मर की अगर 100% है तो उससे कंपेयरिंग के लिए हम आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं। और ध्यान रखें एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर नेग्लिजिबल, कोर लॉसेस आर नेग्लिजिबल, जितना भी फ्लक्स है सारे का सारा फ्लक्स आपका मैग्नेटिक कोर से लिंक होता है, परमिएबिलिटी हाई होती है, बीएच कर्व नैरो होता है और एफिशिएंसी हाई होती है। आपको पता ही होगा बीएच नैरो है तो हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होंगे, नेग्लिजिबल। ओके आओ अब आगे बात करेंगे एक एक करके। अब देखो मैंने एक आइडियल ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है बच्चों, और इसमें एक चीज देखो मैंने ये करंट की डायरेक्शन दिखा रखी है, इन सब की हम एक एक करके बात करते हैं। जैसे मैं इधर बना ही देता हूँ बच्चों, देखो जैसे मैंने एक ट्रांसफार्मर ले लिया बच्चों, अभी देखो ये स्विच ओपन है, ठीक है, मैंने स्विच ओपन रखा है मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर ले रहा हूं मैं। ये मैंने कोई आइडियल ट्रांसफार्मर की कोर बना दी और ये मैंने यहाँ पे कोई इसको सप्लाई दे दी बच्चों, जैसा कि सर्किट में दिखाया हुआ है ऊपर भी, ठीक है। पहले इस साइड देखो, आप बच्चों क्या करोगे, ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई दोगे क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है। वो मान लिया कि प्राइमरी सप्लाई V1 हो गई, ओके। अब बच्चों इस प्राइमरी सप्लाई के कारण इधर एक करंट आएगा, अगर लोड कनेक्ट नहीं है तो, अभी हमने ये माना है कि लोड नहीं लगा हुआ, तो इधर मैंने एक करंट मान लिया IE, ठीक है। अब ये IE करंट बच्चों जब आपका इसके अंदर जाएगा, ध्यान से देखना बच्चों, वाइंडिंग में जाएगा तो यहाँ पे एक MMF आएगा जिसका नाम है N1IE, आएगा कि नहीं आएगा, एक MMF जनरेट होगा, ठीक है। और ये जो करंट आया बच्चों ये AC के कारण आया, AC के कारण आया तो ये किस नेचर का है, साइनोसॉइडल नेचर का है। तो यहाँ जरा देखो सप्लाई दी सबसे पहले, इस सप्लाई के कारण आपका क्या फ्लो हुआ, IE करंट फ्लो हुआ प्राइमरी साइड, इस करंट के कारण आपका फ्लक्स आएगा। क्यों, क्योंकि फ्लक्स डिपेंड कर रहा है बच्चों IE पे, क्योंकि IE ही नंबर ऑफ टर्न से मिलके क्या जनरेट करेगा, MMF। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि MMF के कारण ही हमारा मतलब जैसे EMF होता है करंट फ्लो कराने के काम आता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में MMF होता है जो फ्लक्स को फ्लो कराने के काम आता है। इसका मतलब जैसे ही हम इस कोर को बच्चों ऊपर से पकड़ेंगे तो हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन हमें मिलेगा ये वाला, करेक्ट है, ये वाला डायरेक्शन मिलेगा जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे करंट की दो डायरेक्शन दिखाई हुई है, एक तो ये स्टार्टिंग में जब आपकी सप्लाई जा रही है, और एक बच्चों मैंने दिखाई है अपोजिट। तो एक बार फिर देखो, सप्लाई दी, सप्लाई किस कैसी है बच्चों, अल्टरनेटिंग है मतलब AC है, और AC सप्लाई वोल्टेज के कारण आपका AC प्राइमरी करंट आया IE। लोड अभी हमने माना नहीं, हम नो लोड आइडियल ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, और इस IE के कारण आपका फ्लक्स जनरेट हुआ, वो भी किस नेचर का होगा, जिस नेचर का IE होगा। अब इस IE के कारण एक MMF जनरेट होगा प्राइमरी साइड N1IE। अब थोड़ा ध्यान से सुने, ये डायरेक्शन मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे ली है भाई, ये डायरेक्शन अपोजिट क्यों दिखा रखी है, ये सब अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले EMF इक्वेशन बना ले प्राइमरी साइड की, प्राइमरी साइड ये EMF कितना आएगा, ठीक है। तो अगर बच्चों फ्लक्स हमारा करंट मान लो कि IM sin ओमेगा t है, अगर ये करंट हमारा IM sin ओमेगा t था तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फ्लक्स क्या आएगा बच्चों, फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब बच्चों हमें प्राइमरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो प्राइमरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए लेंज का लॉ लगाएंगे, E1 इक्वल टू माइनस N1d फाई बाई डी टी। फाई क्या आ गया बच्चों, फाई एम साइन ओमेगा टी, ओके। चलो नेक्स्ट,
जब आपने बच्चों फाइव साइन ओमेगा टी का अवकलन किया तो आपके पास साइन ओमेगा टी का तो आ गया कोस ओमेगा टी। फाइव कांस्टेंट है, एज इट इज पड़ा रहेगा, और ओमेगा भी कांस्टेंट है क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में किया तो ये बाहर आ जाएगा। तो आपके पास आ गया माइनस n1 ओमेगा फाइव कोस ओमेगा टी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अब एक चीज बताओ बच्चों, आपने हमेशा एक चीज पढ़ी है कि V बराबर होता है Vm साइन ओमेगा टी, यही होता है Vm साइन ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी, जो भी होता है। तो एक चीज बताओ, ये जो Vm होता है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है वोल्टेज की। उसी तरह बच्चों यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वोल्टेज क्या है, ये है। ओके, अब थोड़ा ध्यान दे। अब बच्चों हमारा जो फ्लक्स था, ये जो फ्लक्स था, ये फ्लक्स हमारा साइन की टर्म में है। अब मुझे ये बताना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके इस फ्लक्स को लैग कर रहा है या लीड कर रहा है। तो एक बात बताओ, ये जो मेरे पास कोस का कंपोनेंट आया है, पहले मैं इसको साइन में बदलूंगा। किस में बदलूंगा? साइन में। और ये चीज आपको ध्यान होगी, मैंने सर्किट में किया था, याद है ना, कि जब लैग लीड बताना होता है तो सेम पैरामीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर मैं इस कोस को साइन में बदलूं तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और यहाँ पे मैं सिंबल लगाऊंगा प्लस का। समझ रहे हो बात को? अब सुनो इधर, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो, इस इक्वेशन को कंपेयर करो आप, फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी से। इस इक्वेशन से कंपेयर करो। जब आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा बच्चों की जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स से 90 डिग्री लैग कर रहा है। माइनस है तो 90 डिग्री लैग कर रहा है। इसका मतलब एक चीज हमें यहाँ से मिली कि हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स से 90 डिग्री क्या करेगा? लैग करेगा। ठीक है, ओके। तो मैं ये बता रहा था कि ये मैक्सिमम चीज है, ये हमारा मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम कितना आएगा? n1 ओमेगा फाइव एम प्राइमरी साइड। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब बच्चों मुझे निकालना है आरएमएस। तो ई आरएमएस को मैंने माना है E1, आप ई आरएमएस भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने माना है बच्चों E1। इसका मतलब जो सर्किट में आपको दिखाया हुआ है ये वाला जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये हमारा आरएमएस इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो आरएमएस इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए, मतलब E1 निकालने के लिए, आपको पता ही है कि साइनोसॉइडल वेव का आरएमएस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ई मैक्सिमम अपॉन √2। तो मैक्सिमम का वैल्यू आपने रख दिया, इसको सॉल्व आपने कर लिया। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ होता है, वो आपने रख दिया। उसके बाद में आपके पास इक्वेशन आ गई E1। इसका मतलब प्राइमरी साइड आरएमएस इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? √2 पाई n1 फाइव मैक्सिमम। ये हमारी ईएमएफ इक्वेशन है ट्रांसफार्मर की। सेकेंडरी साइड भी यही रिजल्ट आएगा क्योंकि सिमिलर ऑपरेशन चलेगा, वो हम आगे देख ही लेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है n1 टर्न में, इस ईएमएफ का एक रोल होता है क्या? देखो इधर, आप एक बात बताओ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आया किसके कारण? तो आप बोलोगे सर ये आया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट के कारण। क्योंकि बच्चों अगर ये करंट आया तभी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। इसका मतलब बच्चों ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये आपका IE के अपोजिट करंट भेजेगा। तो भाई ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर ये प्लस है तो ये करंट भेजेगा इस डायरेक्शन में। इसका मतलब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका सप्लाई वोल्टेज को क्या करेगा? अपोज करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब इसके कारण जो करंट की डायरेक्शन होगी बाय द लेंज लॉ, वो होगी आपकी अपोजिट डायरेक्शन में। किसके? IE के, ताकि ये वाला करंट इस करंट को न्यूट्रलाइज कर सके और ये वाली इंड्यूस्ड वोल्टेज इस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज कर सके। समझ रहे हो कहानी? इसका मतलब इसीलिए बच्चों ये करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दिखाया गया है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग,
कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण n नंबर ऑफ टर्न के अंदर जो करंट का डायरेक्शन है वो आपका IE करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे लिखी हुई है, देखो इधर, द EMF E1 जो प्राइमरी साइड है हमारा, E1 इंड्यूस्ड इन N1 टर्न must be in a such a direction as to oppose the cause। cause का मतलब IE करंट का अपोज करे as per the Lenz law। इसका मतलब E1 अपोज करेगा V1 का। ठीक है, अगर बच्चों प्राइमरी, क्योंकि देखो आइडियल ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी रेजिस्टेंस तो हमें मानना ही नहीं है। अगर प्राइमरी रेजिस्टेंस नहीं है तो E1 आपका लगभग बराबर होगा V1 के, क्योंकि कोई ड्रॉप तो होगा नहीं बीच में। देखो कैसे भाई, ये कोर है, यहाँ पे आपका EMF इंड्यूस हुआ E1, क्या हुआ E1, और ये आपका सप्लाई वोल्टेज के अपोजिट है V1 के। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों कोई रेजिस्टेंस तो इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हम, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है तो हर इंस्टेंट के लिए, हर पॉइंट के लिए आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होगा V1 के लिए। लेकिन बच्चों एज पर लेंज लॉ ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। इसका मतलब V1 आपका इक्वल टू होगा माइनस E1, इक्वल एंड अपोजिट। और अगर हम E1 का वैल्यू रखें बच्चों, E1 आपको पता ही है क्या होता है, n d phi by dt माइनस लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो माइनस माइनस करके ये प्लस, आप ऐसे भी लिख सकते हो n1 d phi by dt। इसका मतलब ओवरऑल V1 विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू माइनस E1। ये माइनस E1 किसके कारण हुआ है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने चीज बताई और करंट का डायरेक्शन बताया कि वैसा क्यों लिया है, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग लिया है बच्चों वो डायरेक्शन हमने। नेक्स्ट देखो आगे, सिमिलरली बच्चों सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब सेकेंडरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे। अब एक बात बताओ, सेकेंडरी साइड कौन आ रहा है, फ्लक्स ही आ रहा है, ये फ्लक्स आएगा तो वही सेम चीज लेनी है, फाई इक्वल टू फाई एम कोस ओमेगा टी, उसको रखोगे सेम चीज आएगी। और यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि सेकेंडरी साइड का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आपका फाई एम से 90 डिग्री लैग करेगा। ठीक है, वही सेम चीज चलेगी सिमिलरली। और सिमिलरली आप सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालोगे √2 पाई एफ N1 5x आ जाएगा। ठीक है, वही सेम आएगा। एक बार फिर देखो, मैं रिपीट कर देता हूं अगर आपको समझ नहीं आया। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन तो समझ आ गया। अब हमारे मुद्दे की बात यह है कि बच्चों ये करंट का डायरेक्शन अपोजिट क्यों लिया है। देखो अपोजिट इसलिए लिया है बच्चों, ये जो E1 इंड्यूस्ड ईएमएफ है, लेंज लॉ यही कहता है कि अपने ही रीजन का अपोज करना। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका IE के कारण हुआ है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, अपोजिट करंट भेजेगा प्लस से माइनस, और ये अपोजिट करंट भेजेगा प्लस से माइनस। तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। और इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो पोलैरिटी है हम ऊपर रखेंगे प्लस और नीचे रखेंगे माइनस, तभी ऐसा होगा। अगर आपने यहाँ माइनस लिया, यहाँ प्लस लिया, तो ये करंट भेजेगा इसी की डायरेक्शन में। समझ गए हो कहानी। इसका मतलब क्या है कि ये जो E1 है ये आपका करंट भेजेगा किसके अपोजिट, IE के अपोजिट। इसीलिए करंट का डायरेक्शन ऐसा दिखाया गया है एज पर लेंज लॉ। ठीक है, और सेकेंडरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा ये जब फ्लक्स लिंक करेगा तो इस फ्लक्स के कारण हमारा सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और जैसे ही सेकेंडरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, अगर स्विच बंद हो तो सेकेंडरी साइड लोड करंट होगा। लेकिन अभी तो हम स्विच मान रहे हैं ओपन, कहने का मतलब नो लोड आइडियल ट्रांसफार्मर, तो I2 की बात नहीं करेंगे। ओके, तो ये चीज आपको समझ आई क्या, यहाँ पे समझ आ गई होगी कि करंट का डायरेक्शन उल्टा क्यों लिया है। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 के कारण हमने अपोजिट करंट दिखाया है बच्चों कोर के अंदर। ठीक है,
क्योंकि लेंज लो यही तो कहता है हमारा, अपोज द कॉज, इसका मतलब करंट का जो डायरेक्शन है, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करना चाहिए आपका किसको, सप्लाई को। सप्लाई को क्या करना चाहिए, अपोज करना चाहिए। इसका मतलब आपका जो करंट है वो इस डायरेक्शन में भेजा जाएगा और सप्लाई से जो करंट आएगा वो आई आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब देखो बच्चों, अगर इक्वेशन 2 और 3 लो आप और इन दोनों को रखो आप, तो आप एक चीज पाओगे। देखो, सारी चीज, सारा फैक्टर सेम रहेगा। फाई एम, उसमें भी फाई एम होगा, उसमें भी फ्रीक्वेंसी होगी और उसमें भी पाई होगा। लेकिन जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ टर्न अलग अलग होंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर में भी स्टेप अप और स्टेप डाउन, तो N1 और N2 अलग होते हैं, ये कल मैंने बताया था। इसका मतलब E1 अपॉन E2 बराबर होगा N1 अपॉन N2, जिसे आप टर्न रेशियो भी कहते हो। या मैं ऐसे लिखूंगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न will be equal to induced EMF secondary side per turn। समझ रहे हो बात को, कि प्राइमरी साइड आइडियल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न सेकेंडरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न के बराबर होता है। और कितना होता है, √2 पाई एफ फाई एम। समझ रहे हो, ये फैक्ट आपको दिमाग में रखना है बच्चों, कि ईएमएफ पर टर्न इन द प्राइमरी विल बी इक्वल टू ईएमएफ पर टर्न इन द सेकेंडरी, क्योंकि ये वाला रहता है सेम। ओके, आओ नेक्स्ट। अब देखो बच्चों, हमें क्या क्या देखने को मिला था। अब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे नो लोड ट्रांसफार्मर का। पहले तो एक बात, तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला E1। E1 क्या कर रहा था, फाई एम से 90 डिग्री लैग कर रहा था। फिर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला सेकेंडरी, वो भी क्या कर रहा था, फाई एम से 90 डिग्री लैग कर रहा था। और आपका साइनोसोइडल फ्लक्स जो साइनोसोइडल करंट के कारण आया था, आई के कारण, वो था मेरा फाई एम साइन ओमेगा टी। अब बच्चों एक बात आओ, मेरे को इनको वेव फॉर्म में दिखाना है, तो वेव फॉर्म में कैसे दिखेगा, पहले मेरे को एक बात बताओ। ये मैंने वैसे बना रखी है आपके नोट्स के लिए, पहले समझ लो इधर कैसे बनता है। ये आपका ओमेगा टी एक्सिस है, ओमेगा टी यू मान के चलो थीटा। अब बच्चों एक बात बताओ, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 सर। अगर यहाँ पे साइन 90 डिग्री रखोगे तो 90 डिग्री पे आपको मैक्सिमम मिलेगा फाई एम। फिर आपने रखा पाई, पाई पे 0। फिर आपने लिखा 270, 270 पे साइन -5 आएगा, -5 एम, तो मैक्सिमम। फिर 360 पे 0। इसका मतलब ये तो ग्राफ आएगा फाई का। लेकिन एक चीज ऊपर देखो, अब जब बच्चों आपका फ्लक्स, ये आपका ओमेगा टी कितना है, 0 डिग्री, ये कितना है बच्चों, 90 डिग्री, और ये कितना है, पाई, यही है, ये मैंने आपको दिखा रखा है। और ये पाई/2 है और ये 0 डिग्री है। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मेरे को E1 और E2 निकालना है, दोनों सेम ही बिहेवियर है। अगर मैं ओमेगा टी का वैल्यू 0 रखूं, ध्यान से सुनना, ओमेगा टी का 0 रखूंगा तो मेरे पास आएगा साइन -π/2। साइन -π/2 0 डिग्री पे क्या दिखाएगा, माइनस का मैक्सिमम। इसका मतलब माइनस का मैक्सिमम 0 डिग्री पे मैक्सिमम दिखाएगा, लेकिन माइनस का। फिर मैंने ओमेगा टी का वैल्यू 90 डिग्री रखा, तो 90 - 90 0 हो गया ये, तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि मैग्नेटिक कोर में जब आपका फ्लक्स मिनिमम होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा मैक्सिमम, और जब आपका फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा 0। इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका लैग कर रहा है किसको, फाई को, और फाई आपका आगे चल रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है बच्चों, कोर के अंदर फ्लक्स पहले आएगा, और फ्लक्स आएगा पहले, तब आपका 90 डिग्री के बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा किस फॉर्मूले से, NdΦ/dt। अगर लेंज लो ले रहे हो तो माइनस लगा दो। इसका मतलब सबसे पहले फ्लक्स आएगा और फ्लक्स के 90 डिग्री बाद आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ओके, अब सुनो इधर,
अब बच्चों मुझे फेजर बनाना है इनका, ध्यान से देखियो। फेजर बनाना है तो सबसे पहले मेरे को बात बताओ, मैं रेफरेंस लूंगा किसको, फाई एम को। ये मैंने फाई दिखा दिया, इसको रेफरेंस लूंगा क्योंकि 0 डिग्री पे है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ही मैं E1 E2 दिखाऊंगा, क्योंकि ओमेगा टी के साथ यहाँ तो कोई एंगल है नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये E1 और E2 कहाँ आएंगे? तो सर अभी तो पढ़ा था कि E1 आपका फाई से या फाई एम से 90 डिग्री लैग करता है, इसका मतलब E1 E2 नीचे जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, इसका मतलब E1 और E2 आ गया आपका नीचे। ओके सर, V1 अभी V1 हमने देखा था बच्चों, इक्वल और अपोजिट होगा किसके, E1 के, बाय द लेंज लॉ। तो ये आएगा -E1 ऊपर की तरफ, करेक्ट है। ओके नेक्स्ट चीज देखो, एक चीज और दिखाई हुई है IE। तो बच्चों एक बात बताओ, IE के कारण ही तो फाई आया है। IE किस नेचर का था, साइनोसोइडल। तो जिस नेचर का ये होगा उसी नेचर का फ्लक्स होगा, इसका मतलब IE और ये आपके सेम रेफरेंस में होंगे, क्योंकि जब आप सप्लाई करंट दोगे तो वो भी IM साइन ओमेगा टी होगा। इसका मतलब IE और फाई आपके सेम रेफरेंस में दिखाए जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। ओके अब सुनो इधर ध्यान से, ये शुरुआत हो गई है फेजर डायग्राम की। ये फेजर डायग्राम का पहला स्टेप है और यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है, इसको एकदम अच्छे से समझो। अब बच्चों आगे जो फेजर बनाऊंगा ये वाला स्टेप तो मुझे बनाना ही बनाना है, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, समझ गए कहानी। ओके अब बच्चों बात ये आती है कि यार ये IE क्या है, लोड तो लगा ही नहीं था। अब देखो मैं दोबारा चलता हूं, थोड़ा एक चीज और जानना। अच्छा बच्चों एक बात आओ, इस सर्किट के अंदर यार लोड तो लगा ही नहीं, इसका मतलब ये जो IE करंट आया है ये क्या है भाई? लोड तो लगा नहीं, जब तक लोड लगेगा नहीं करंट की डिमांड कोई करेगा नहीं, तो ये कौन सा करंट है? तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, आइडियल ट्रांसफार्मर में इस करंट को माना जाता है मैग्नेटाइजिंग करंट। मतलब इसको क्या माना जाता है, IE बराबर IM, मैग्नेटाइजिंग करंट। सर क्यों? देखो इधर, इस करंट ने कुछ नहीं किया, इस करंट ने सिर्फ एक ही काम किया, और वो काम क्या किया है, कोर के अंदर मैग्नेटाइजेशन क्रिएट किया है। क्योंकि बच्चों स्टार्टिंग के अंदर कोई भी आप मैग्नेट लोगे तो पहले उसे मैग्नेटाइज करना जरूरी है। इसका मतलब आपने लोड नहीं लगाया तो वो सिर्फ मैग्नेटाइज ही करेगी, उतना ही करंट देगी सप्लाई। अब मान लो लोड लगा दिया तो लोड तो डिमांड करेगा ज्यादा करंट की, ज्यादा करंट की करेगा तो सप्लाई ज्यादा, सप्लाई ज्यादा तो IE से भी ज्यादा करंट देना पड़ेगा। इसका मतलब तब लोड करंट भी इंक्लूड होगा, लेकिन अभी कोई लोड लगा ही नहीं है। इसका मतलब ये करंट आपका ओनली मैग्नेटाइजेशन क्रिएट करने के काम कर रहा है। इसका मतलब बच्चों ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी करंट होता है उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट भी इंक्लूड होता है, समझ रहे हो कहानी? तो इसको आइडियल ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट माना जाता है, ठीक है। IE को क्या माना जाता है, IM। ओके आओ वापस चलते हैं। तो ये तो हो गया फेजर डायग्राम, यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया। देखो सिंपल सी बात है, हमने अभी इक्वेशन में देखा था E1 E2 फाई से लैग कर रहे हैं 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री लैग है। और ये लैगिंग लीडिंग प्लीज अब मेरे से मत पूछना, क्योंकि लैगिंग लीडिंग मैं आपको बहुत बता चुका हूँ सर्किट के अंदर, ठीक है। V1 बच्चों अभी हमने देखा कि इंड्यूस्ड EMF लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आपका इक्वल और अपोजिट होगा V1 के, क्योंकि अपोज करेगा, अपोज करेगा तो V1 आपका उल्टा दिखाया जाएगा E1 के, तो मैंने V1 ऊपर दिखाया। सर V2 तो अभी दिखाना ही नहीं है ना, लोड ही नहीं लगा, लोड अभी लगाएंगे। ओके IE बच्चों फाई की रेफरेंस में क्यों दिखाया गया है, क्योंकि बच्चों ये जो फाई एम आया है ये आपका IE के कारण ही आया है, क्योंकि सबसे पहले आया था V1 से आया IE से आया आपका फाई,
समझ रहे हो कहानी? तो ये सारे एक ही नेचर के हैं और इनके रेफरेंस में इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके 90 डिग्री लैग कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। अब बात करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर विद लोड। अब बच्चों हमने लोड लगा दिया, तो लोड लगाते ही आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अब भी सिर्फ आप लोड की तरफ देखो, फिर मैं आता हूँ प्राइमरी साइड, मतलब आप सेकेंडरी साइड देखो। जैसे आपने लोड लगा दिया बच्चों, सेकेंडरी साइड फाई तो आ ही रहा था, पहले भी आ रहा था। इस फाई के कारण सेकेंडरी साइड क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि फाई अगर फ्लक्स के साथ चेंज हो रहा है तो E2 होगा। अब यहाँ पे बात मुद्दे की ये आती है कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे E2 के कारण जो सेकेंडरी करंट होगा बच्चों, क्योंकि अब की बार इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जनरेट होने वाला जो सेकेंडरी करंट है वो आपका क्या जनरेट करेगा, सेकेंडरी साइड एमएमएफ। ठीक है, अब एक बात बताओ, इधर से आने वाला जो फ्लक्स है उसके कारण ये सारा चेंज हुआ है। इसका मतलब इस फ्लक्स का अपोज करने के लिए जो एमएमएफ है सेकेंडरी साइड, वो इसके अपोजिट फील्ड क्रिएट करेगा इस फ्लक्स के। करेगा कि नहीं करेगा, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। इसका मतलब इसका फील्ड इधर है तो N2I2 फील्ड इधर जनरेट करेगा, इसलिए करंट की डायरेक्शन आपकी क्या होगी, अपोजिट होगी। क्या होगी, अपोजिट। क्योंकि जब आपने ये वाला ओरिएंटेशन लिया तो करंट का डायरेक्शन ये, तो बैक साइड ओरिएंटेशन लोगे तो इसमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट फील्ड जनरेट करेगा। समझिए बात को। इसका मतलब N2I2 जो आपका एमएमएफ है, जो फोर्स है, वो आपका जनरेट करेगा अपोजिट फील्ड। किसके, जो आपका कोर से फ्लक्स आ रहा है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। N2I2 must be opposite to the mutual flux in the core। अपोजिट होना चाहिए लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, देखो होगा क्या, स्टेप बाय स्टेप देखो। F2 आएगा, वो आपका अपोजिट होगा फाई के। अब एक बात बताओ, अगर मान लो कोई बंदा इधर आ रहा है और एक बंदा इधर से आ गया, ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो ये फाई है, जो जनरेटेड फ्लक्स है, ये कम हो जाएगा क्या नहीं होएगा, होएगा। इसका मतलब F2 जैसे ही आपका अपोज करेगा फाई को, तो फाई क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और वीक हो जाएगा तो एक बात बताओ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है प्राइमरी साइड, ये क्या है बच्चों, N-d∅dt। अगर फाई कम हो रहा है तो आपका फाई जो कम हो गया तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम होगा क्या, ये भी कम हो जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या ये V1 और E1 दोनों एक दूसरे के इक्वल या अपोजिट रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इसका मतलब बच्चों E1 वीक हो गया, E1 वीक हो गया किसके मुकाबले, V1 के मुकाबले। देखो यहाँ का जो फील्ड आया उसने फाई को कम किया, फाई कम होने से E1 कम हो गया। समझ रहे हो बात को। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, सप्लाई तो हमारी कांस्टेंट रहती है ना, सप्लाई कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी सप्लाई कांस्टेंट है तो कोर से जाने वाला अल्टरनेटिंग फ्लक्स भी कांस्टेंट रहना चाहिए। सही है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस खाना पूर्ति करने के लिए हमारे प्राइमरी साइड से एक नया करंट आएगा I1 डैश। IE तो पहले जा ही रहा था, नो लोड पे भी जाएगा, लोड पे भी जाएगा, क्योंकि ये तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट है। कौन सा करंट है, मैग्नेटाइजिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ करंट। इसको तो मैग्नेटाइजेशन क्रिएट करना है। लेकिन बच्चों अब ये जो E1 वीक हो गया तो मेरा लेंज लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो लेंज लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे को फाई बढ़ाना पड़ेगा। तो फाई बढ़ाने के लिए बच्चों E1 जो वीक हुआ है, मतलब V1 और E1 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है, उसको वापस पूरा करने के लिए प्राइमरी साइड एक नया करंट इंट्रोड्यूस होगा I1 डैश। और इस I1 डैश करंट को हम कहते हैं लोड कंपोनेंट ऑफ करंट। कौन सा करंट कहते हैं, लोड कंपोनेंट ऑफ करंट। ये लोड कंपोनेंट ऑफ करंट जो है आपका, ये I2 करंट को न्यूट्रलाइज करेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों ये इस फ्लक्स को वीक करने वाला कौन, इस फ्लक्स को वीक करने वाला N2I2। अगर मैं बच्चों I2 ही उड़ा दूं, I2 ही उड़ा दूं
तो क्या मेरा अपोज करने वाला फील्ड जनरेट हो गया क्या इस साइड? नहीं होगा। इसलिए बच्चों V1 की सप्लाई से एक नया करंट आता है प्राइमरी साइड I1 डैश, वो करंट आपका I2 के इक्वल और अपोजिट होता है, जो I2 को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। समझ गए हो कहानी? तो मेरी कुल मिला के बात क्या है, देखो इधर इस फ्लक्स के कारण इधर EMF इंड्यूस होगा। अब बच्चों वही लेंज लॉ अप्लाई होगा। तो लेंज लॉ जो अप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग जो सेकेंडरी साइड का MMF है वो प्राइमरी साइड से आने वाले फील्ड का क्या करेगा? अपोज करेगा। तो वाइंडिंग का ओरिएंटेशन हमें इसी हिसाब से लेना है, कहने का मतलब यहाँ का उल्टा लेना है, क्योंकि ये ओरिएंटेशन फील्ड को इधर भेज रहा है। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन उल्टा लेंगे तो हम एक डॉट यहाँ दिखा रहे हैं तो दूसरा डॉट यहाँ दिखाएंगे। ये पोलैरिटी का काम होता है बच्चों, ठीक है? बाकी ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ ये देख लो यहाँ के लपेटे अलग है और यहाँ के लपेटे अलग है। यहाँ ऊपर से जा रहा है या नीचे से जा रहा है लपेटा, तो ये क्या करेगा? इसको अपोज करेगा। अपोज करेगा फाई कम हो जाएगा। भाई अपोज करेगा फाई कम होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना बोलो यार, कम होगा। अगर फाई कम हो गया तो जनरेटेड इंड्यूस्ड EMF कम हो जाएगा प्राइमरी साइड। तो क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी? क्या नहीं होगी। इसका मतलब V1 विल बी नॉट इक्वल टू -E1। लेकिन बच्चों एक बात तो सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, सही है? तो सप्लाई कांस्टेंट रहेगी तो फाई भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ तो फाई कम हो गया। इसलिए फाई को और ज्यादा करने के लिए प्राइमरी साइड से एक नया करंट इंट्रोड्यूस होता है और उस करंट का नाम है I1 डैश, जिसे लोड कंपोनेंट ऑफ करंट कहते हैं। लोड कंपोनेंट ऑफ करंट इसलिए कहते हैं कि लोड का जो करंट है I2 उसके इक्वल और अपोजिट होगा, ताकि इसको ये एलिमिनेट कर सके। अगर इसके प्रभाव को एलिमिनेट करेगा तो ओवरऑल आपका फ्लक्स इसी डायरेक्शन में होगा और क्या होगा? कांस्टेंट। इसलिए ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर का फ्लक्स हमेशा कोर में कांस्टेंट रहता है और ये लोड करंट पे डिपेंड नहीं करता। एक बार इसको कम कर देगा ये MMF के साथ मिलके, लेकिन ओवरऑल लोड करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, तो मैंने ये चीज बता दी। तो ये सब कैसे पॉसिबल है कि फाई को कांस्टेंट रखा जाए? ये सारा मैं समझा चुका हूं कि प्राइमरी साइड से एक और करंट फ्लो करवाया जाए। तो और करंट जो आएगा वो आएगा I1 डैश, और I1 डैश क्या करेगा? न्यूट्रलाइज डीमैग्नेटाइजिंग। डीमैग्नेटाइजिंग का मतलब होता है फ्लक्स को कम करना, मैग्नेटाइजिंग का मतलब होता है फ्लक्स को क्रिएट करना। समझ रहे हो कहानी? तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो है F2 का, कहने का मतलब ये जो अपोजिट फ्लक्स भेज रहा था मेन फ्लक्स के, है ना, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम आता है। इसे लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट कहते हैं और ये इक्वल और अपोजिट होता है किसके? I2 के। इस करंट के कारण प्राइमरी साइड का MMF क्या होगा बच्चों? I1 डैश N1 I2 N2। इसका मतलब ये एलिमिनेट करने वाला है किसको? I2 N2 को। तो इसलिए इसको कंपनसेटिंग MMF भी कहते हैं। कंपनसेटिंग का मतलब होता है हटाना, अपोज करना किसी चीज का, और ये आपका सेकेंडरी MMF, ठीक है? ओके। अब मैंने आपको वो जो क्वेश्चन बताया था वो यहाँ लिखा हुआ है। इट इज सीन दैट फाई इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर रिमेन कांस्टेंट। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट रहता है, प्रैक्टिकली भी कांस्टेंट रहता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा चेंज आता है, ठीक है? लगभग कांस्टेंट रहता है। एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट। तो लोड करंट पे डिपेंड नहीं करता। लोड करंट एक बार इसको वीक करने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन अपना I1 डैश जिंदाबाद ये क्या करता है? इसको एलिमिनेट कर देता है। ओके नेक्स्ट। अब देखो इधर, तो प्राइमरी करंट टोटल कितना हो गया भैया? अब आपको प्राइमरी करंट निकालना हो लोड के साथ, तो I1 फेजर विल बी इक्वल टू I1 डैश फेजर, ये लोड कंपोनेंट ऑफ करंट, और एक हमारा कंपोनेंट जो मैग्नेटाइजेशन क्रिएट करने के लिए चाहिए, तो इन दोनों का फेजर सम होता है। तो आओ फेजर डायग्राम बनाते हैं किसका? आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन लोड। एक चीज ध्यान रखो, नो लोड वाला तो पूरा बनाना है हमें। देख लो मैं दोबारा बना रहा हूँ, नो लोड वाला तो पूरा बनाओ। फाई एम यहाँ आएगा हमारा, फाई आई ई भी हमें, एक मिनट रुको मैं थोड़ा
अच्छा सा बनाता हूँ। ये क्या हो गया मेरा 5। अब मेरे को ये बात बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ किधर आएगा? सर इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 और E2 आएगा नीचे। अच्छा एक बात बताओ, सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज नीचे ही आएगा और वो E2 के बराबर होगा। बराबर होगा कि नहीं होगा भैया? बराबर होगा। सर V1 तो उल्टा ले लिया था माइनस E1 के। अरे मेरे भाई, E2 तो सेकेंडरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ है, लोड पे तो उतना ही मिलेगा ना जितना सेकेंडरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है। समझ गए क्या कहानी? अब ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल है तो ये पूरा बराबर है, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस तो माना नहीं, कोई ड्रॉप तो हुआ नहीं, है ना? एक बार फिर देख लो दोबारा। E2 आपका बराबर, जो आपका लोड वोल्टेज है वो कितना आएगा? वो इतना ही तो आएगा जितना सेकेंडरी साइड ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। सर ये दोनों उल्टा लिया। यहाँ V2 E2 के उल्टा लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो जो काम करने वाला है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो तो N2 I2 है। समझ रहे बात को? E2 अपोज करेगा तो वो तो फाई को करेंगे। V2 तो हम लोड पे ले रहे हैं, लोड पे तो उतना ही लिया जाएगा जितना आपने सप्लाई दी है ना? तो इंड्यूस कितना हुआ है? E2। लेकिन अब ब्रांच का कोई रेजिस्टेंस है नहीं, ड्रॉप कोई बीच में होगा नहीं, इसलिए V2 आपको पूरा कितना मिलेगा? जितना E2 है। इसलिए बच्चों मैंने दिखा दिया कि E1 आपका E2 बराबर होगा किसके? V2 के। आओ वापस आओ फेजर पे। ओके, तो ये हो गया बराबर, ठीक है। अब बच्चों वही चीज V1 किधर दिखाना है? तो V1 हमारा E1 के अपोजिट होगा और इक्वल होगा, तो यहाँ दिखाओगे माइनस E1, ठीक है। ओके, उसके बाद IE कहाँ दिखाना है? तो IE बच्चों यहीं दिखाओगे। ये IE हो गया। अब बच्चों एक बात मान लो, हमने जो लोड लिया है वो लैगिंग लिया है। एक बार फिर देखो वापस, ये जो मैंने लोड लिया है बच्चों, ये लोड है लैगिंग। अगर ये लैगिंग लोड है तो बच्चों लोड में ये जो I2 करंट है ये मेरा V2 वोल्टेज से क्या करेगा? लैग करेगा। ज्यादातर लोड लैगिंग नेचर का होता है, तो मैंने मान लिया लैगिंग है। इसका मतलब मेरा I2 V2 से लैग करेगा क्या? यस सर। इसका मतलब ये मेरा V2 है, ये कौन सा एक्सेस है? V2। तो I2 को मैं थोड़ा यहाँ दिखा देता हूँ, और मान लेता हूं मैं कि वो मेरा θ2 एंगल लैग कर रहा है V2 से। यहां तक किसी को प्रॉब्लम क्या? फेजर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। I2 मैंने लोड लैगिंग मान लिया है, मान लिया कि θ2 लैग कर रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब बच्चों बात ये आती है कि ये जो I1 डैश करंट था ये आपका इक्वल और अपोजिट था I2 के। इसका मतलब इक्वल तो I2 के होगा, अगर ये 5 एम्पियर है तो वो भी 5 एम्पियर, लेकिन इसके अपोजिट होगा। तो ये मैंने दिखा दिया किसको? अपोजिट, जस्ट अपोजिट लेना है। किसको? I1 डैश को। तो मैंने जस्ट अपोजिट दिखा दिया I1 डैश को। समझ गए कहानी? अब बच्चों मेरे को निकालना है क्या? मेरे को निकालना है प्राइमरी करंट। तो प्राइमरी करंट बच्चों वही पैरेललोग्राम बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज। जब आप पैरेललोग्राम बनाओगे तो इनका जो फेजर सम है I1 डैश और इसका, ये करंट आएगा आपका I1। और ये जो एंगल है बच्चों V1 और I1 के बीच में, ये है आपका प्राइमरी साइड एंगल θ1, और ये तो आपको पता है θ2 होगा, क्योंकि ये कोण अगर एंगल θ2 है तो ये भी कितना होगा? θ2। अब ये I1 कितना आएगा बच्चों? तो पैरेललोग्राम में I1 I2 निकालना आपको पता ही है, फॉर्मूला पता ही होगा बच्चों। ये रहा फॉर्मूला। अब ये इस फेजर समझ में आ गया ना? तो एक बार मैं इसको मिटा दूं। अब देखो बच्चों I1 क्या आएगा? तो I1 निकल के आएगा ये इनके बीच का एंगल कितना है? x है, तो cos x I1 डैश का स्क्वायर प्लस IE का स्क्वायर, I1 डैश का स्क्वायर, IE का स्क्वायर। पैरेललोग्राम में ऐसे ही तो लगाते हैं फॉर्मूला, मैथ थोड़ा बहुत आता होगा आपको। ये पूरा रूट में है, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस में है,
तो 2I1 डैश आई ई कोस एक्स, अगर ये 90 डिग्री है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और ये कब 0 होता है बच्चों? अगर लोड रेजिस्टिव होता तो I2 आता आपका यहाँ पे और I1 डैश आता है यहाँ पे, और पैरेललोग्राम बनता है ऐसा, तो थीटा कितना रखते हैं? 90 डिग्री रखते हैं, तो ये 0 हो जाती पूरी टर्म, तब आपके पास इतना ही बचता। तो ये हमारा फेजर डायग्राम आ गया किसका भैया? अब क्या है कि इस I2 के कारण जो MMF आएगा, फोर्स आएगा, वो भी इधर लगेगा, और इस I1 डैश के कारण जो MMF आएगा वो फोर्स इधर लगेगा, और ये वाला फोर्स इक्वल और अपोजिट होता है एक दूसरे के। ओके, चलो आगे नेक्स्ट देखो। अगर बच्चों मैं IE को नेग्लेक्ट कर दूं, देखो इधर ध्यान से, पीछे आएंगे, IE को नेग्लेक्ट कर दूं तो मेरा I1 डैश किसके बराबर होगा? I1 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो यस और नो। होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये वाला कंपोनेंट तो मैंने 0 कर दिया, तो मेरा I1 भी यही आएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब अगर मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट मेरा नेग्लिजिबल है, नेग्लेक्ट कर दिया, तो N1 I1 बराबर होगा N2 I2। तो यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आएगा नंबर ऑफ टर्न का, V1 अपॉन V2, E1 अपॉन E2, N1 अपॉन N2, I2 अपॉन I1 बराबर हमने माना है नंबर ऑफ टर्न के, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के। अब सुनो इधर ध्यान से, कई किताबों के अंदर बच्चों V2 अपॉन V1, E2 अपॉन E1, N2 अपॉन N1, I1 अपॉन I2 लिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा भी सेम आता है, उनका भी सेम आता है। ओके, अब देखो इधर बच्चों, ये जो E1 है, एक तो ये वाला रिलेशन ले और एक ये वाला रिलेशन ले, तो हम देखेंगे E1 I1 बराबर है आपका E2 I2, या V1 I1 बराबर है V2 I2। इसका मतलब प्राइमरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो केवीए रेटिंग है वो सेम रहेगी आपकी सेकेंडरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू करंट। तो प्राइमरी वोल्ट एम्पियर जो आपने सप्लाई दिया है और सेकेंडरी वोल्ट एम्पियर वो क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। ओके, चलो आगे। अब आ जाओ बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करता हूं मैं। तो ये तो हो गया हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर और उसका फेजर डायग्राम और ईएमएफ इक्वेशन। अब देखो बच्चों, ईएमएफ इक्वेशन का हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो ये आया था। अब इससे क्या है, कुछ थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा एक बात बताओ, √2 इंटू पाई को मैं 4.4 लिख सकता हूं, तो ये भी एक रिलेशन है, याद रखना है। ओके, अब बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे φm था, तो φm क्या होता है वैसे? bm इंटू ए होता है ना। आप ये बताओ, b बराबर φ अपॉन ए होता है कि नहीं होता? होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे फाई को हटा के मैंने bm इंटू ए लिख दिया, क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत थी। अब देखो इधर इस इक्वेशन को देखो बच्चों, √2 कांस्टेंट है क्या? √2 तो कांस्टेंट ही होता है, पाई भी कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है, बीएम कांस्टेंट है, एरिया कोर का जो ले लिया कांस्टेंट है, इसका मतलब ईआरएमएस भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है बच्चों कि सारी चीजें इसके अंदर कांस्टेंट है। करेक्ट है। तो इसका मतलब अब एक एक करके बच्चों अगर हम बात करें, अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बीएम इंटू ए भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों, बीएम ए ये भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब मैं यहां से ये लिख सकता हूं क्या? बीएम इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a लिख सकते हैं। अब यहां से देखो, अगर बच्चों किसी ट्रांसफार्मर की कोर की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है, तो ट्रांसफार्मर की कोर का साइज क्या होगा? सर मिनिमम होगा। इसका मतलब आपसे सीधा पूछेगा कि हाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वाला ट्रांसफार्मर छोटा होता है या ज्यादा वाला छोटा होता है? तो आपको ध्यान रखना है, फ्लक्स डेंसिटी और ट्रांसफार्मर के एरिया में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। एक पॉइंट तो ये हो गया, चलो ठीक है, डन। अब एक बात बताओ, ये कांस्टेंट, तो क्या F इंटू ए बराबर कांस्टेंट होगा? क्या होगा? इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी ट्रांसफार्मर के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफार्मर यूज में लेते हो तो उसका साइज छोटा होगा। जैसे इंडिया में 50 हर्ट्ज का यूज होता है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज का होता है। तो ज्यादा बड़ा साइज किसका होगा? जहां फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी साइज में क्या रिलेशन है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और एरिया में क्या रिलेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है एग्जाम के। ओके, चलो ये तो मैंने डिस्कस कर दिया। दूसरा और अभी Bm इंटू एफ बराबर होगा क्या ERMS के? यस सर बराबर होगा। तो एक चीज बताओ, ये अगर कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, तो Bm कांस्टेंट बराबर होगा ERMS अपॉन एफ भी क्या होगा? कांस्टेंट। सर ये क्या चीज है? ये बच्चों ये है कि अगर आपका RMS वोल्टेज फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कांस्टेंट होगा। ये वाला रिलेशन बच्चों आगे मेरे काम आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बताया है। ठीक है, आपने एडी करंट लॉसेस पढ़े थे क्या? तो उसमें आगे ट्रांसफार्मर में भी हम उन लॉसेस को डिस्कस करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो वहां पे बच्चों एडी करंट लॉसेस में जो फॉर्मूले में Bm इस्तेमाल होता है, मैं उसकी जगह ERMS अपॉन एफ को रिप्लेस करूंगा उस न्यूमेरिकल में। ठीक है, इसलिए ये वाली टर्म आप आगे के लिए ध्यान रखना जब मैं लॉसेस पढ़ाऊंगा ट्रांसफार्मर का। ओके, नेक्स्ट एक बात तो बच्चों, ERMS आपका फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है क्या? प्रोपोर्शनल होता है भाई, प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज हमने डिस्कस की, ये रहा यहाँ पे प्रोपोर्शनल है। ओके, वापस आते हैं। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो मेरा ERMS बढ़ेगा, और ERMS अगर बढ़ रहा है बच्चों तो E इंटू आई, E इंटू आई क्या होता है सर? वोल्ट एम्पियर होता है। लेकिन यहाँ बात चल रही है पावर ट्रांसफार्मर की, तो सर KVA होता है। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर हाई फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करेंगे तो ट्रांसफार्मर की KVA रेटिंग क्या होगी? हाई होगी। क्यों? क्योंकि EMF ज्यादा होगा। समझ गए हो कहानी? इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी के लिए KVA रेटिंग क्या होगी? हाई होगी। ओके, अब आ जाओ बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो आज की जो थ्योरी है बच्चों प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से तैयार करो। ठीक है, चलो भाई पहला क्वेश्चन, इन ए ट्रांसफार्मर ऑन लोड टोटल प्राइमरी करंट इज गिवन बाय, कि ट्रांसफार्मर ऑन लोड, अगर लोड लगा हुआ है तो टोटल करंट कितना किससे बच्चों मतलब सेटिस्फाई होगा? तो देखो भाई ट्रांसफार्मर है, लोड लगा हुआ है। जब लोड लगता है तो आपको पता है प्राइमरी साइड दो करंट होते हैं, है ना? लोड लगा हुआ है तो एक तो होता है यहाँ पे I1 डैश, जिसे आप प्राइमरी लोड करंट कहते हो या रिफ्लेक्टेड लोड करंट ऑन प्राइमरी साइड कहते हो, और एक होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट मतलब IE। ठीक है, ओके, तो इसने यही बोला है कि अगर ट्रांसफार्मर ऑन लोड है तो टोटल प्राइमरी करंट क्या होगा? तो इन दोनों का फेजर सम होता है। इसका मतलब लोड कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी का तो कोई लेना देना नहीं है, सम ऑफ IM का मतलब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट एंड रिफ्लेक्टेड लोड करंट ऑन प्राइमरी साइड, ये हो सकता है भैया। और देख लो, वैसे यही होगा, बी है रिफ्लेक्टेड लोड करंट, ये तो अकेला हो गया, मैग्नेटाइजिंग करंट आएगा, ये भी अकेला हो गया, आंसर आएगा बी। ठीक है, कहने का मतलब अगर लोड लगा है तो बच्चों आपका जो प्राइमरी करंट है वो रिफ्लेक्टेड लोड करंट ऑन प्राइमरी साइड एंड मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट का फेजर सम होता है। ओके, नेक्स्ट, इफ एन AC सप्लाई टू द ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस बाय DC, तो क्या होगा? प्राइमरी जल जाएगी, प्राइमरी वाइंडिंग विल बर्न, सेकेंडरी वाइंडिंग विल बर्न। देखो सेकेंडरी का तो कोई रोल नहीं है भाई, क्योंकि आप सप्लाई देते हो प्राइमरी साइड, तो यहाँ पे सेकेंडरी का रोल बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पहले तो ये देखो, आप एक बात बताओ बच्चों, क्या DC कभी टाइम के साथ बदलती है क्या? DC तो आपको पता है टाइम चाहे कितना भी हो कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब अगर DC टाइम के साथ नहीं बदलती
तो क्या यहाँ प्राइमरी साइड फाई आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर फाई नहीं आएगा तो कोर में फाई जाएगा ही नहीं, क्योंकि फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो ही नहीं रहा है। तो सेकेंडरी से फ्लक्स लिंक होगा ही नहीं, इसका मतलब सेकेंडरी में कोई फ्लक्स है ही नहीं, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये पॉइंट तो हटा दो, सारा लेना देना प्राइमरी से ही होगा। अब एक बात आओ, ये तो हो गया, क्योंकि फ्लक्स टाइम के साथ चेंज नहीं होता तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, प्राइमरी साइड ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? देखो, अगर बच्चों प्राइमरी साइड आपका ईएमएफ नहीं आया तो एक बात बताओ, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग V1 को अपोज कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि V1 का इक्वल और अपोजिट होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर बच्चों फ्लक्स टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा तो आपका प्राइमरी साइड ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो प्राइमरी साइड अगर ईएमएफ नहीं होगा तो V1 का अपोज नहीं होगा। ठीक है, अपोज नहीं होगा तो बच्चों प्रैक्टिकली देखो, हालांकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली थोड़ा मैं समझा देता हूँ। प्रैक्टिकली हमारा जो इम्पीडेंस होता है बहुत ही कम होता है, लगभग 2 से 5% होता है। मतलब ये जो यहाँ पे ड्रॉप होगा वो 2 से 5% होगा। इसका मतलब आर का वैल्यू बहुत कम, और आइडियली बात करें तो आर है ही नहीं। आर है नहीं तो ये शॉर्ट हो गया। आइडियली अगर बात करें तो आर होता ही नहीं है, आर नहीं है तो शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो गया तो करंट आई बहुत ज्यादा होगा और आपकी प्राइमरी जल सकती है। समझ गए हो कहानी? एक बार फिर समझ लो। देखो बच्चों, अगर आपने डीसी दी तो आपका ईएमएफ नहीं आएगा प्राइमरी साइड, क्योंकि फ्लक्स टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अगर प्राइमरी साइड ईएमएफ नहीं आया, ये मान लो प्राइमरी है, यहाँ पे अगर मान लो ईएमएफ नहीं आया तो एक बात बताओ, लेंज लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर लेंज लॉ नहीं होगा तो एक बात बताओ, इस V1 का अपोज कौन करेगा? भाई कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा तो वैसे प्रैक्टिकली तो Z होता है बहुत कम, इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। और अगर आइडियली माने तो बच्चों R होता ही नहीं। अब E1 अपोज करेगा नहीं V1 का, इसका मतलब V1 क्या करेगा? खतरनाक करंट भेजेगा इधर, क्योंकि R हो गया बहुत कम, और आइडियली बात करें तो जीरो हो गया तो I इनफाइनाइट। इसका मतलब ये क्या करेगा? प्राइमरी को शॉर्ट सर्किट करके जला देगा। आंसर आएगा द प्राइमरी वाइंडिंग विल बर्न। फाई आएगा नहीं, E1 आएगा नहीं, अपोज होगा नहीं V1 का, R1 वैसे ही कम है तो I1 बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली Z1 ये मैं प्रैक्टिकली जब पढ़ाऊंगा तब भी बात करूंगा। अभी थोड़ा क्वेश्चन आ गया था तो मैंने प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन कर दिया, हालांकि आइडियल से भी हो रहा है हमारा क्वेश्चन। ओके, अब एक क्वेश्चन देखो, क्या 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर यूज में ले सकते हैं क्या? क्या 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर 25 हर्ट्ज पे काम कर सकता है क्या? कभी नहीं करेगा। आंसर आएगा नो। क्यों? देखो इधर, अभी आपने एक रिलेशन देखा था बच्चों, B जो होता है वो ERMS अपॉन F होता है। अगर बच्चों कोई 50 हर्ट्ज का है तो वो 50 हर्ट्ज पे जाके सैचुरेट होगा। भाई वो ट्रांसफार्मर सैचुरेट होगा किस फ्रीक्वेंसी के लिए? 50 हर्ट्ज के लिए। लेकिन आप उसको 25 हर्ट्ज पे ऑपरेट करा रहे हो तो वो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी पे एकदम से सैचुरेट हो जाएगा, और जब आप 50 हर्ट्ज बढ़ाओगे तो वो हाईली सैचुरेशन में चला जाएगा। हाईली सैचुरेशन में चला जाएगा तो आपका ट्रांसफार्मर का आपका ट्रांसफार्मर का कोर डैमेज हो सकता है। समझ रहे हो? तो इसलिए ध्यान रखना बच्चों, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफार्मर 25 हर्ट्ज पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा होने का मतलब है कि आपकी कोर बहुत ज्यादा सैचुरेशन में चली जाएगी, और ज्यादा सैचुरेशन में जाने में सुन्नपन ज्यादा आ जाएगा। ऐसे समझ लो ना, आदमी पिए जा रहा है, ड्रिंक मारे जा रहा है, सुन्ना हो गया। अब उसको कितना ही देते जाओ, हो सकता है वो डैमेज ही हो जाए, दिमाग की नसें फट जाए। समझ रहे हो? तो वही चीज यहाँ पे है। तो एकदम
शून्य हो जाएगा तो आपका ट्रांसफार्मर बर्न हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी 2017 का। देखो ये ध्यान रखना, 50 हर्ट्ज का आप 25 हर्ट्ज पे इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ट्रांसफार्मर की कोर ज्यादा सैचुरेशन में चली जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ हो गया तो बीएम हो गया डबल, तो आपको डबल बीएम लेना पड़ेगा। लेकिन बच्चों वो तो 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट हो रहा था, उसका तो मैक्सिमम बीएम ही है, तो आप और बढ़ाते हो तो वो बहुत ज्यादा सैचुरेशन में चला जाता है, इसलिए डैमेज हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज स्मॉलेस्ट? ओके, देखो बच्चों रेटिंग का तो कोई लेना देना नहीं है, सबकी रेटिंग सेम है, लेकिन अभी मैंने रिलेशन बताया था कि एरिया और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब जिस ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो ट्रांसफार्मर का साइज छोटा होगा, तो ज्यादा किसकी है भैया? डी ऑप्शन की, तो आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ए द वोल्टेज रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर, वोल्टेज रेशियो मतलब V1 V2 दे रखा है, V1 बाई V2 दिया हुआ है 1/30 V1 V2। देन द रेशियो ऑफ द प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न, दे इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। V1 अपॉन V2 बराबर N1 अपॉन N2 बराबर 1/30, कहने का मतलब 1:30 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा क्वेश्चन देखो बच्चों, कई किताबों में गलत किया हुआ है ये क्वेश्चन। देखो इन्होंने बोला ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है और उसका टर्न रेशियो आपको दे रखा है 1:2, मतलब N1 और N2, N1 रेशियो N2 दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है? 1:2। देखो बच्चों बहुत सी किताबों में 2 एम्पियर आंसर टिक किया हुआ है, जो कि गलत है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में इज कनेक्टेड टू ए प्योरली रेजिस्टिव लोड, इसका मतलब प्योरली रेजिस्टिव लोड से लगा है, इसका मतलब लोड लैगिंग वैगिंग है नहीं। चलो ठीक है। IM इज 1 एम्पियर, मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट दे दिया 1 एम्पियर। कितना दे दिया बच्चों? 1 एम्पियर। I2 दे रखा है 1 एम्पियर, I2 1 एम्पियर दे दिया सेकेंडरी करंट I2। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे बच्चों, ये पहले ना गेट के एग्जाम में आया था सबसे पहली बार, फिर अलग अलग स्टेट एग्जाम में आया, तो मैंने एक स्टेट का उठा लिया, MP के अंदर 2016 में आया था। इफ कोर लॉसेस आर नेग्लिजिबल, लीकेज रिएक्टेंस आर नेग्लेक्टेड, इसका मतलब आइडियल टाइप का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। द प्राइमरी करंट इज, तो प्राइमरी करंट निकालना है। देखो बच्चों कुछ नहीं करना, आपको बनाना है फेजर। फेजर अभी मैंने बताया था, ये हो गया 5 से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें दे रखा है बच्चों मैग्नेटाइजिंग करंट IE बराबर IM दे रखा है, कितना दिया हुआ है बच्चों? सर 1 एम्पियर दिया है। अब एक बात बताओ बच्चों, ट्रांसफार्मर में V2 मेरा यहाँ पे आएगा क्या? E2 बराबर V2 होता है, ये मैंने फेजर में आपको समझाया था, आज ही बताया, ठीक है। अब बच्चों आपको I2 दे रखा है और लोड है रेजिस्टिव, अगर रेजिस्टिव लोड है तो V2 से ना तो लैग करेगा ना लीड करेगा, इसका मतलब I2 कहाँ दिखाओगे? सर I2 दिखाएंगे हम यहाँ, और I2 कितना दे रखा है बच्चों? I2 दिया हुआ है सर 1 एम्पियर, करेक्ट है। फिर आपको निकालना है प्राइमरी, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ I2 के अपोजिट एक करंट आएगा, और उस करंट का नाम क्या है? उस करंट का नाम है I1 डैश, और I1 डैश बच्चों इक्वल और अपोजिट होगा किसके? I2 के, सही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, रुको, अगर कोई बंदा यहाँ पे 1 एम्पियर रख के और वो I1 निकालेगा, तो I1 निकलेगा यहाँ से। बच्चा यहाँ पे गलती क्या करेगा? वो I1 डैश को 1 एम्पियर लेगा, लेकिन यहाँ पे रुकना है, 1 एम्पियर नहीं आएगा, मैं अभी बताता हूँ।
अगर बच्चों ये तो मैंने एग्जैक्ट बनाया है कि I1 डैश 2 एम्पियर लेना है हमें, लेकिन जो 1 एम्पियर वाला लेगा वो क्या करेगा, I1 डैश IM, फॉर्मूला तो यही लगेगा, फॉर्मूला तो यही लगेगा क्योंकि पैरेललोग्राम बनेगा, फॉर्मूला तो यही लगेगा। लेकिन वो क्या करेगा, I1 डैश को 1 एम्पियर लेगा और IM को भी 1 एम्पियर लेगा और अपना I1 निकाल देगा। और यहाँ पे आपको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री रखा है, तो ये 0 हो जाएगी टर्न। तो वो क्या करेगा, 1.41 एम्पियर निकाल के आएगा और पहला टिक कर देगा, जो कि गलत होगा। और कुछ किताबें मैंने देखी है उन्होंने 2 एम्पियर भी लिखा हुआ है, वो भी गलत है। बच्चा भी गलत करेगा, किताबें भी गलत करेंगी। अब सुनो ध्यान से कि आंसर क्या आएगा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे टर्न रेशो 1:1 नहीं दिया हुआ। अगर 1:1 नहीं दिया तो आप 1 एम्पियर नहीं लिख सकते। इसका मतलब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, I1 डैश N1 इक्वल टू I2 N2। यहाँ से निकालो I1 डैश, तो यहाँ से निकालोगे I1 डैश कितना आएगा, 2 एम्पियर आएगा। समझ रहे हो, इसका मतलब I1 डैश को 2 एम्पियर का स्क्वायर रखना है, फिर IM वही 1 एम्पियर, पैरेललोग्राम आप लगाओगे, I1 निकालोगे, वही 90 डिग्री एंगल है और आंसर आएगा √5 एम्पियर, कहने का मतलब 2.24 एम्पियर। समझिए कहानी, एक बार फिर देख लो बच्चों। I1 डैश सीधा 1 एम्पियर के अपोजिट नहीं लेना, ये फॉर्मूला लगा के निकालना है, क्योंकि I1 डैश N1, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है वो I1 डैश N1 लगेगा, ये बराबर होगा आपका किसके, इधर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा आपका I2 N2, है ना, और दोनों बराबर और अपोजिट होंगे, दोनों का सम 0 होगा। I1 डैश निकाल लोगे N2 अपॉन N1, N2 कितना है बच्चों, 2 टर्न है, ये रख दो, और I1 डैश कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। तो I1 आपके पास निकल जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो I1 कितना आ गया, √5, 2.24। ओके, अब मैं जल्दी जल्दी बच्चों स्टार्टिंग से PDF को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ओके, अब फटाफट रिवीजन कर रहा हूं। देखो, मैंने बोला कि आइडियल ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है जो हम मानेंगे, हम ये चाहते हैं कि प्राइमरी साइड रेजिस्टेंस ना हो, ना ही सेकेंडरी साइड रेजिस्टेंस हो। कहने का मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी साइड कॉपर लॉस 0 होने चाहिए, बात खत्म। कोर लॉसेस नहीं होना चाहिए, एकदम पीएच ग्राफ जो बीएच कर्व है वो नैरो होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए, सारे का सारा फ्लक्स कोर से जाना चाहिए, एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए। ये होता है आइडियल। लेकिन प्रैक्टिकली ये सारी चीजें होंगी, जो अभी नहीं है वो वहां पे होंगी। ओके, उसके बारे में बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब नो लोड होता है तो प्राइमरी साइड आई फ्लो होता है, और ये जो आई है ये केवल मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो कराने के काम आता है। और ये करंट की डायरेक्शन इसलिए ली है क्योंकि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये इसका अपोज करेगा, तो अपोज करने के लिए ये जो करंट की डायरेक्शन दिखाएगा आई के अपोजिट दिखाएगा, वो वाली करंट की डायरेक्शन हमने यहाँ पे दिखा रखी है। और इस फाई के कारण सेकेंडरी साइड ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। ईएमएफ इक्वेशन में हमने ये देखा कि E1 जो है और E2 है वो φm आपका जो मेन फ्लक्स है उससे 90 डिग्री लैग करते हैं, ये चीज हमने यहाँ पे देखी थी। फिर इक्वेशन भी निकाली थी, E1 इक्वल टू √2πf N1 φmax। इसको याद कर लो, इस पे न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, क्या आता है, न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट देखो आगे, यहाँ पे E1 अपोज V1, E1 क्या आएगा, अपोज V1, ठीक है। यहाँ पे भी E2 बराबर आपका आएगा N2 ओमेगा φm, ठीक है, ये रिलेशन याद रखो। ओके, नेक्स्ट, ये नंबर ऑफ टर्न का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्न इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न ऑन प्राइमरी विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न ऑन सेकेंडरी, कितना होगा, √2πf φm। ओके, नेक्स्ट,
फिर मैंने ये फेजर डायग्राम बनाया था बच्चों, आई और फाई तो एक दूसरे के कारण आए तो सेम रहेंगे, E1 E2 90 डिग्री लैग करेंगे, V1 आपका माइनस E1 होगा, ये कोई ज्यादा जरूरी है नहीं, लेकिन मैंने इनको इक्वेशन की फॉर्म में दिखा दिया। ओके नेक्स्ट देखो, फिर बच्चों सेकेंडरी साइड की बात करते हैं। तो सेकेंडरी साइड इस फाई के कारण यहाँ पे जो MMF आया N2I2, ये N2I2 MMF क्या करेगा, इस फाई का अपोज करेगा, और अपोज करेगा तो फाई कम हो जाएगा, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग फाई कम होगा तो E1 कम होगा, E1 कम होगा तो आपका ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। इसको सेटिस्फाई करने के लिए प्राइमरी साइड एक नया करंट आएगा जिसका नाम है लोड कंपोनेंट ऑफ करंट, और ये लोड कंपोनेंट ऑफ करंट आपका इक्वल और अपोजिट होगा किसके, I2 के। चलो नेक्स्ट। ओके तो कहने का मतलब, और I1 डैश निकालने का तरीका है I1 डैश N1 बराबर I2 N2, और ये आपको चीज ध्यान रखनी है, ओवरऑल आपका जब I1 डैश इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो कोर से फ्लक्स आपका कांस्टेंट ही जाएगा, क्योंकि V1 कांस्टेंट है, सप्लाई कांस्टेंट है, तो फाई फ्लक्स विल बी कांस्टेंट, और कांस्टेंट रखने वाला कौन है, लोड कंपोनेंट ऑफ करंट, और ये लोड कंपोनेंट ऑफ करंट पे डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना, सॉरी लोड करंट पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब I2 पे डिपेंड नहीं करता है। I2 एक बार के लिए इसको कम करेगा लेकिन हमेशा के लिए इसको कम नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो फटाफट, तो आपका प्राइमरी जो करंट है वो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। फिर मैंने फेजर बना दिया था बच्चों, मैंने मान लिया था कि लोड मेरा लैगिंग नेचर का है और E1 E2 बराबर V2 रहेगा। V2 क्यों बराबर रहेगा, क्योंकि लोड पे वही आउटपुट लोगे जो आपको सेकेंडरी साइड इंड्यूस्ड EMF मिल रहा है। लेकिन अगर सेकेंडरी साइड हम रेजिस्टेंस मान ले कोई, यहाँ पे E1 है, सॉरी E2 है, E2 है, और यहाँ पे बीच में कोई लोड रेजिस्टेंस है, सॉरी कोई रेजिस्टेंस है वाइंडिंग का, और ये हमारा लोड वोल्टेज है, तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो जाएगा, तब हमें V2 इसके बराबर नहीं मिलेगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल है, तो हम तो आइडियली बात कर रहे हैं, तो आइडियली तो कोई सेकेंडरी रेजिस्टेंस या सेकेंडरी ब्रांच कोई होगी नहीं इम्पीडेंस की। ओके तो I2 हमारा मान लिया कि लैगिंग है, तो I2 हमारा θ2 लैग करेगा V2 से, और जस्ट इसके इक्वल और अपोजिट हमारे एक फोर्स होगा F1 अला I1 डैश। फिर वही पैरेललोग्राम बनाओ, I1 निकालो, वही सेम चीज X, और पैरेललोग्राम में सब में यही फॉर्मूला लगता है बच्चों, ध्यान रखना, थीटा चेंज होता रहता है। अगर रेजिस्टिव लोड होगा तो मैंने बोला था कि ये I1 डैश आपका यहाँ आएगा तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री रखोगे तो 0, और आपके पास केवल कौन सी टर्म बचेगी, ये वाली टर्म बचेगी अभी जो मैं न्यूमेरिकल किया था। ओके नेक्स्ट देखो, प्राइमरी साइड जो आपका MMF है वो सेकेंडरी साइड MMF के अगर मैं IE को नेग्लिजिबल मानूं तो बराबर रहेगा, वही सेम चीज है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके नेक्स्ट, फिर मैंने यहाँ पे कुछ चीजें बताई थी, अगर फ्लक्स डेंसिटी और ट्रांसफार्मर के साइज में रिलेशन होता है इनवर्सली, फ्रीक्वेंसी और ट्रांसफार्मर के साइज में रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके उसके बाद में मैंने एक चीज बताई थी कि अगर BM कांस्टेंट है तो आपका फ्रीक्वेंसी ERMS वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी और KVA रेटिंग का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली KVA तो नहीं है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ेगा तो आपका ओवरऑल E इंटू आई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए KVA रेटिंग हाई, लो फ्रीक्वेंसी के लिए KVA रेटिंग लो। ओके अब आगे क्वेश्चन, तो आप रिपीट कर लेना भाई। ओके थैंक यू।